हेलो फ्रेंड्स, गांधी चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोगों को नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं आमाशय के बारे में। आपको आपने पिछले वीडियो देखे होंगे, आपको बहुत अच्छा लगे होंगे और आपको बायोलॉजी से प्यार हो गया। मैंने कहा था ना कि आपको अच्छा लगेगा बहुत। तो आज हमारा टॉपिक है आमाशय। आमाशय यानी स्टोमक। आज दोस्तों आपकी डॉक्टरी की प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है। ये देखो, ये आप ये आपको पता है ना, मैंने पाचन तंत्र के दो 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 वीडियो बना रखे हैं। आज ये हमारा है तीसरा है, ये तीसरा वीडियो है। तो दोस्तों इससे पहले दो जो वीडियो बनाए गए हैं वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों आप लोगों को जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है ना, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए आपको इससे पहले दो वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से आ जाए। देखो ये देखो ग्रास नली। अभी हम पढ़ते हैं। ये देखो ग्रास नली। ये जो ग्रास नली होती है ना, वहाँ से सरकते सरकते, ये देखो मैंने बताया था ना, ग्रास नली से ऐसे सीधी नहीं होती है, ये तिरछे तिरछे सरकते सरकते, पिछली वीडियो में बताया था आपको कि सरकते सरकते ये खाना आमाशय में चले जाता है। ये धीरे धीरे खाना आमाशय में चले जाता है। ये देखो आमाशय क्या होता है, यह है एक 25 सेंटीमीटर लंबी एक थैलीनुमा रचना होती है। ये देखो, ये एक थैलीनुमा रचना होती है 25 सेंटीमीटर। ये देखो आपको ये दिख रही होगी, ये 25 सेंटीमीटर होती है। देखो यहाँ पे देखो, ये एक आइसोफेगस होता है। आइसोफेगस मतलब ग्रास नली, आपको पता है ना, ये आइसोफेगस है। पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो पता होगा आपको, ये है आइसोफेगस। देखो जब ये यहाँ से हमारा खाना आता है ना, यहाँ से ये ऐसे खाना आता है, तो यहाँ से जब ये खाना एक बार यहाँ पे आमाशय में आ गया ना, तो ये वापस नहीं जा पाता है। ये पता है क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि यहाँ पे एक ये होता है, ये कार्डियक, एक यहाँ पे कार्डियक होता है जो इसको यहाँ पे ये कार्डियक, ये जो खाना बाहर नहीं जाने देता है। देखो एक एक्सेप्शन कंडीशन होती है जिसमें खाना चले जाता है बाहर, जैसे हमें वोमिटिंग होती है तब चले जाता है। वो क्यों होता है पता है? क्योंकि वो अधिक प्रेशर की वजह से वो बाहर चले जाता है। तो ये कार्डिया जो होता है ना, वरना वही ज़्यादा प्रेशर की वजह से चले जाता है, वरना ये कार्डिया वापस नहीं आने देती है। ये देखो एक और गेट कीपर होता है यहाँ पे। ये देखो, ये आमाशय के नीचे एक और ये पाइलोरिक ये होता है, ये पाइलोरिक। और ये आमाशय से भोजन को ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ले जाने का रास्ता होता है, ये पाइलोरिक इसका। देखो, और इस पाइप का नाम है ड्यूडेनम। ये देखो, ये पाइप का नाम है, इसका नाम है ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो वहाँ पे ले जाती है। और ये जो पाइलोरिक होता है ना, ये नीचे से ये यहाँ से यहाँ ले जाता है। और यहाँ से ये है एक होता है एंट्रम। और ये तो पूरा बॉडी कहलाती है इसकी। और ये देखो, ये तो स्टोमक है। और यहाँ पे ये होता है, ये कॉर्पस होते हैं इसमें पे, ये आमाशय के अंदर। और ये म्यूसिन लेयर होती है। ये देखो, ये जो काली काली ना, म्यूसिन लेयर है। देखो मैं फिर से आपको बता देता हूँ ये कार्डिया के बारे में। फिर से देखो, ये कार्डिया जो है ना, ये क्या कह रहा है, कार्डिया क्या कर रहा है, ये भोजन को आमाशय से वापस ग्रसिका में नहीं जाने देता है। ये देखो आमाशय में, मतलब ये जैसे एक बार अगर भोजन आ गया ना अंदर आमाशय में, तो ये वापस नहीं जाएगा, क्योंकि ये बाल्ब की तरह लगा होता है। एक बाल्ब मान सकते हैं इसको, जैसे बाल्ब होता है ना, देखो। और ये पाइलोरिक होता है, जो पाइलोरिक क्या करता है, ये भोजन को हाथ से आमाशय में आने नहीं देता। ये देखो, हाथ से इधर साइड से आने नहीं देता आमाशय में। अगर एक बार हाथ में चले गया तो ये आमाशय में नहीं आएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आमाशय की दीवार पर 4 करोड़ जठर ग्रंथियाँ होती हैं। क्या कह रहा है, ये देखो आमाशय की दीवार है ना, ये आमाशय, इसमें 4 करोड़ लगभग 4 करोड़ जठर ग्रंथियाँ कहते हैं। इनको क्या कहते हैं इंग्लिश में? गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। यही जठर ग्रंथियाँ क्या करती हैं, ये जठर रस का श्रावण करती हैं। ये देखो, जठर रस मतलब गैस्ट्रिक जूस का श्रावण करते हैं, गैस्ट्रिक जूस का। यही देखो, ये जठर ग्रंथियाँ होती हैं, ये गैस्ट्रिक जूस का श्रावण करती हैं। देखो अगर दोस्तों आगे देखते हैं क्या होता है। देखो, ये जो आमाशय होता है ना, ये देखो आमाशय है, आमाशय में एक पेप्टिक सेल पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको चीफ सेल भी बोलते हैं, और इसको गैस्ट्रिक
जाइमोजेनिक भी बोलते हैं, गैस्ट्रिक जाइमोजेनिक सेल भी बोलते हैं। ये सारे इंग्लिश टर्म है, तो दोस्तों आप यूज़ करिए, पेप्टिक सेल को यूज़ करिए। मैं इसको हम बताता हूँ, ये तीनों एक ही के नाम है। और देखो एक और होती है इसमें, ये पेरिटियल या ऑक्जेंटिक सेल। देखो पेरिटियल या ऑक्जेंटिक सेल होती है। देखो अब इन दोनों में से मैं पहले बात करूँगा, ये पेरिटियल के बारे में बात करता हूँ। देखो ये पेरिटियल सेल से, सेल मतलब कोशिका से, इससे क्या एक टाइप का एसिड निकलता है। ये पेरिटियल से, या ऑक्जेंटिक याद कर सकते हो या फिर पेरिटियल याद कर लो, दोनों में से एक भी याद कर लो, कोई भी, दोनों नाम एक ही है। इसमें से क्या होता है, एक एसिड निकलता है जिसका नाम है, ये एसिड का नाम क्या है, जिसका नाम है HCl या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये पता है एक तरफ का अम्ल होता है और ये निकलता है, किससे निकलता है, ऑक्जेंटिक सेल या पेरिटियल। ये जो ऑक्जेंटिक सेल से यहाँ से निकलता है HCl निकलता है। और इधर जो पेप्टिक सेल है, ये पेप्टिक सेल से क्या करता है, ये एंजाइम निकलता है, यहाँ से एंजाइम का स्रावण होता है। यहाँ पे ये पेप्टिक सेल से एंजाइम का स्रावण होता है। और ये एंजाइम क्या करता है, देखो ये एंजाइम क्या होता है, विशिष्ट प्रकार का एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, पेप्सिनोजन। देखो पेप्सिनोजन एंजाइम होता है, इस जो पेप्टिक सेल से निकलने वाला एंजाइम है वो पेप्सिनोजन है। ये पता है क्या करता है, ये सभी के सभी ऑल प्रोटीन है ना, सभी प्रोटीन को, देखो प्रोटीन कहाँ से मिलता था पता है ना आपको, देखो दाल से, फल से, अंडा से, मांस मछली से, इससे। और ये किससे बदलता था, एमिनो एसिड में। ये देखो ये किस में बदलता था, ये देखो। तो ये पेप्सिनोजन क्या करता है, ये पेप्सिनोजन क्या करता है, ये जितनी भी प्रोटीन होती है ना, कई हिस्सों में तोड़ देता है। देखो ALL PROTEIN, ये देखो सारे जितने भी हमारे प्रोटीन मिलती है ना, हमारे शरीर में जितनी प्रोटीन होती है, ये पेप्सिनोजन को उसको उसमें तोड़ता है, छोटे छोटे में उसमें तोड़ देता है। देखो दाल, फल, अंडे सबको तोड़ देता है। ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं, तो इनको क्या करता है, तोड़ देता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इनके अलावा जो भी होता है, ये देखो ये जो पेप्सिन होता है ना, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, इसकी जो मुख्य ज़रूरत होती है वो इस मतलब जो भी इसके अलावा हम प्रोटीन के अलावा हम जो भी ले रहे हैं ना, उनको तोड़ने के लिए ये पेप्सिनोजन, इसको भी उसकी जो देखो स्टोमक है, उसकी जो स्टोमक है, उसकी जो ऑक्जेंटिक सेल होती है ना, ये भी निकालती है HCl को। और जिनका काम क्या है, ये HCl का काम क्या है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। देखो दोस्तों पहले हमने पढ़ा था, इससे पहले एक एंटीबैक्टीरियल वो भी पढ़ा था, वो 3 एवेंजर्स पढ़े थे, एक टाइलिन, माल्टेज और लाइसोजाइम। तो ये एवेंजर्स पढ़े थे ना, तो ये देखो ये ऑक्जेंटिक सेल जो निकालती है ना, हानिकारक जीवाणु को नष्ट जो करने के लिए निकालता है। तो जो खतरनाक बैक्टीरिया है ना, ये देखो पहले तो ऊपर जो हमारे मुंह में होता है, तो वो उसको लाइसोजाइम मारता है जो भी, और लेकिन जो रह जाते हैं ना जो हानिकारक जीवाणु, उसको ये HCl यहाँ पे पेट में, आमाशय में अच्छे से उनको ख़त्म कर देता है। वहाँ से जो बचा कचा रहता है बैक्टीरिया, अगर आ गया वहाँ से मुंह से, तो इस कौन मारेगा, ये HCl मार देगा। HCl इतना खतरनाक एसिड होता है कि वो अगर आपके हाथ में अगर गिर गया ना, तो आपके हाथ में जलन हो जाएगी, या फिर जैसे जल जाता है ना तो फफूले पड़ जाते हैं, वैसे ही पड़ जाएंगे आपके। ये इतना खतरनाक होता है। सोच लो अब ये आपका स्टमक एक ऐसा झेल रहा है इस HCl को, इसके पीछे एक विशेष कारण है, पता है कैसे झेल रहा है, सुनोगे कहानी ना, बढ़िया सुनोगे तो मैं बताता हूँ आपको। देखो सुनाता हूँ, इसमें क्या होता है, एक अच्छी कहानी है, दमदार कहानी है, मैं एक सुनाता हूँ। देखो ये HCl है ना, ये हाथ मिला लेता है किससे, पेप्सिनोजन से। ये देखो HCl हाथ मिला लेता है पेप्सिनोजन से। और पेप्सिनोजन क्या करता है, ये पेप्सिनोजन क्या करता है, ये प्रोटीन को तोड़ता है। और HCl क्या करता है, हानिकारक जीवाणु को मारता है। जैसे ये दोनों जैसे ही मिलते हैं, ये एक विशेष तरह का एंजाइम बना देते हैं। ये दोनों मिलके एक पेप्सिन नाम का पेप्सिन इस एंजाइम का निर्माण कर देते हैं। तो ये इतना खतरनाक एंजाइम होता है ना, जो भी होता है ना, छोटा मतलब जैसे चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे स्टार्च हो, चाहे प्रोटीन हो, कुछ भी मिल जाए, कुछ भी होता है ना, सबको बांट लगाता है, सबको तोड़ देता है, सबको। ये पेप्सिन सभी पदार्थों को तोड़ देता है। तो ये देखो ये खतरनाक वाला है ना ये पेप्सिन, तो ये सब सारे पदार्थों को तोड़ देता है।
देखो आगे मैं बताता हूँ आपको, आगे बहुत अच्छी चीज़ें रखा हूँ दोस्तों, आप बस खाली सुनते रहो। ये देखो बाहर नीचे, देखो एक और एंजाइम होता है, देखो आगे सुनते जाइए। एक और एंजाइम होता है, आपने रेनिन का नाम सुना होगा ना, रेनिन आपको एग्ज़ाम में पूछा होगा बहुत बार। रेनिन, ये रेनिन प्रोटीन जो होता है ना, नहीं रेनिन एंजाइम होता है ना, जो ये स्पेशली किस किस को तोड़ता है, जो दूध में जो प्रोटीन है ना उसको, दूध में क्या पाया जाता है, केसिन, केसिन पाया जाता है, उसी को ये तोड़ता है रेनिन। ये बहुत बार पूछता है ये एग्ज़ाम में, केसिन कि ऐसे पूछता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, क्या है, केसिन। तो देखो मैंने ये दूध को अलग लेके चल रहा हूँ मैं। देखो ये केसिन, ये दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है ना केसिन, इसको तोड़ने के लिए, केसिन को तोड़ने के लिए रेनिन की ज़रूरत होती है। और ये पेप्सिन से काम चलता नहीं है इसका, पेप्सिन इसको तोड़ नहीं पाता है केसिन को। तो क्या होता है ना, दूध में जो भी इसको तोड़ नहीं पाता है, तो इसकी मुलाकात किससे होती है हमारे पेट में, ये रेनिन से होती है। देखो बच्चों के और एक बात और ध्यान रखिएगा, बच्चों के जठर रस में जो पेट है ना, जो पेट में जठर रस निकलता है HCl, तो उसमें जो जठर रस में HCl का स्रावण नहीं होता है बच्चों में। बच्चों में HCl का स्रावण तो होता ही नहीं है, तो यार फिर खाना पचेगा कैसे, पचता कैसे, आप ये सोच रहे होंगे। देखो तो क्योंकि खाने को तोड़ने का काम किसका काम होता है, पेप्सिन, और यहाँ पे तो HCl बन नहीं रहा है, तो पेप्सिन का निर्माण तो पेप्सिन का निर्माण ही नहीं होगा, तो खाली पेप्सिनोजन क्या करेगा, तो कायदे से भोजन को तोड़ नहीं पाता, इसलिए बच्चों में HCl का होता ही नहीं है। तो HCl की जगह क्या होता है, रेनिन, यही होता है HCl की जगह में, इसलिए रेनिन होता है बच्चों में। ये दूध को भी पचा लेता है और जो अन्य प्रोटीन होते हैं उनको भी तोड़ देता है। देखो बच्चों में, मतलब बच्चों में पेप्सिन की जगह कौन ले लेता है, रेनिन, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो देखो, तो एक बात और ध्यान दीजिएगा, देखो इम्पोर्टेंट बात है भाई, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखो इसमें क्या होता है ना, आप देखो मैं जो बता रहा हूँ ना वो तथ्य बता रहा हूँ मैं आपको, ये इसको नोट कर लीजिएगा अपने दिमाग में। देखो बच्चों को छोड़कर दूध से किसी को भी प्रोटीन प्राप्त नहीं होता है। देखो दोस्तों, अगर आप अभी दूध पीते ना, अगर आप सोचते हो कि प्रोटीन मिलता है, तो ऐसा है, प्रोटीन आपको नहीं मिलता है, खाली बच्चों को छोड़कर बच्चों को मिलता है दूध से। देखो आपको प्रोटीन नहीं मिलता है, लेकिन जबकि अन्य मिनरल्स जरूर मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये प्रोटीन खाली बच्चों को मिलता है, ये जो वयस्कों को नहीं मिलता है। इसमें वयस्कों को क्या मिलता है, वयस्कों को अन्य मिनरल्स जरूर मिल जाते हैं एडल्ट्स को, लेकिन उसमें, और जैसे दूध में जो और चीज़ मिलने वाली है वो आपको मिलेंगी, दूध अगर पीते हो आप, तो जैसे अन्य मिनरल्स मिलेंगे लेकिन आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा। इस बात को ज़रूर समझ लीजिएगा आप दोस्तों, ये सही बात है। आप जो आपको समझाया जाएगा ना वही समझिएगा, देखिएगा दोस्तों। और इसमें आवश्यक जो इसमें दूध में जो आवश्यक अमीनो एसिड होंगे ना, वो भी आपको मिल जाते हैं दूध से, लेकिन ये दोस्तों आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलो मैं आगे और बताता हूँ आपको, आगे हम ट्राई करते हैं। देखो दोस्तों, देखो रेनिन होता ही नहीं है बड़ों में, हमारे शरीर में क्या होता है, पेप्सिन होता है। रेनिन हमारे शरीर में होता ही नहीं है। बच्चों में क्या होता है, बच्चों में पेप्सिन नहीं होता है, उनमें क्या होता है, रेनिन होता है। नहीं, उसमें हाँ रेनिन होता है बच्चों में। देखो अब देखो लाइपेज मैंने पीछे बताया था ना आपको, लाइपेज मैंने आपको बताया था ना बसा के लिए। तो ये लाइपेज देखो, पहले मैंने आपको बताया था ना पिछले उसमें 3 एवेंजर्स, टाइलिन, माल्टेज और लाइसोजाइम। तो ये लाइपेज क्या करता है, ये देखो लाइपेज, टालिन, लाइपेज और लाइसोजाइम। तो ये एक लाइपेज है, ये क्या है, ये बसा का पाचन कौन करता है, ये एंजाइम करता है, ये लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम किसको करता है, फैट को तोड़ता है। देखो लाइसोजाइम किसको तोड़ रहा था, लाइसोजाइम तो एंटीबैक्टीरियल था। और ये देखो लाइपेज क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे भी ग्लिसरीन आएगा ना तो आप जान जाइएगा वो फैट वाला आइटम है। तो इसको क्या कौन तोड़ता है, लाइपेज तोड़ता है ये फैट वाला आइटम। बसी अम्ल, जो भी फैटी आइटम है, जैसे बसी अम्ल हो गया या फिर मोनोग्लिसराइड हो गया, ये सबको पचाने का कौन पचाता है, जिम्मेदारी किसकी है, ये जिम्मेदारी है लाइपेज की।
और देखो मैं बताता हूँ दोस्तों, HCl जो होता है ना इतना ख़तरनाक होता है ना, देखो HCl इतना ख़तरनाक होता है कि अमाशय को काट सकता है। ये देखो HCl इतना ख़तरनाक होता है कि ये HCl को भी वो अमाशय को भी काट सकता है। देखो मैंने आपको बताया था ना दोस्तों मैंने पीछे आपको बताया, अमाशय जो होता है 25 सेंटीमीटर की एक थैलीनुमा होती है। तो जिसमें से देखो उसमें से 4,000 लगभग 4 करोड़ वो निकलती हैं अमाशय की दीवार पर। ये जठरग्रंथियाँ होती हैं जिसमें से 4 करोड़ जठरग्रंथियाँ होती हैं जिसमें से जठर रस निकलता है। तो देखो ये HCl पता है इतना ख़तरनाक होता है, जब ये इतना ख़तरनाक है, जब आपके त्वचा पे गिर जाता है तो इतना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो पेट में है तो ये तो हमारे पेट को भी नुकसान पहुंचा सकता है यार ये। तो हमारे देखो हमारी आंतरिक त्वचा तो बहुत मुलायम होती हैं, ये देखो बाहर की त्वचा तो फिर भी थोड़ा झेल सकती है, लेकिन जब इसको अमाशय जब देखो बाहर जब हमारा नुकसान कर सकती है तो पेट में भी नुकसान कर सकती है ना अमाशय में। तो उसको देखो बचाने के लिए क्या कैसे होता है, उसको देखो पेट को बचाने के लिए भगवान ने पता है क्या कर रखा है। देखो एक व्यक्ति की नियुक्ति कर रखी है उसको बचाने के लिए। उस एक और एवेंजर रख रखा है भगवान ने वहाँ पे। क्या है वो? म्यूकस सेल। देखो इस म्यूकस सेल से पता है क्या होता है, म्यूसिन नामक एक लेयर निकलता है, पदार्थ निकलता है, लेयर होती है। लेयर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो ये जो ये वाला है ना यहाँ पे, ये म्यूसिन की लेयर है, जो काला काला है ये म्यूसिन की लेयर है। ये पता है ये क्या करता है, ये म्यूसिन की लेयर है, ये अमाशय की दीवार को HCl से बचाती है। ये देखो ये HCl जो भी निकलता है ना, और ये म्यूसिन लेयर हमारे पेट को बचाती है। चलो ये बात छोड़ो, देखो ये है अमाशय की दीवार देखो, और ये है म्यूसिन की लेयर। ये है अमाशय की दीवार और ये है म्यूसिन परत। आपको पता है दोस्तों, देखो मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको। देख आपके शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक लगी होती है, जो मेडुला होता है ना वो वहाँ पे वो होता है क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। आपको पता है, हमने ब्रेन वाले चैप्टर में पढ़ा था। अगर दोस्तों ब्रेन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिएगा, ब्रेन वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो देखो क्या होता है ना, अगर ऐसे हम लोग दोपहर में कभी 12 बजे लंच करते हैं ना, तो हमें क्या होता है, भूख का एहसास होता है। वो किसकी वजह से होता है? वही हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से होता है। तो जैसे पेट में ऐसे घड़ी है ना, ऐसा हमें पता नहीं चलता है, इसी की वजह से होता है ना। ये जो ब्रेन बताता है हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से कि हमारा जब 12 बजने वाला होगा तो हमें भूख का एहसास होने लग जाता है। ये काम किससे माध्यम से होता है? ये जैविक बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से। तो देखो 2017 में भी ये नोबेल भी मिला था इसको, बायोलॉजिकल क्लॉक के ऊपर भी बताता है। आप देख लेना, चेक करना। देखो तो अब मैं बताता हूँ दोस्तों आपको क्या होता है इसमें। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक हमें बताती है कि हमारा टाइम हो गया खाना खाने का। तो ये क्या होता है इसमें, तो उसमें क्या होता है ना, देखो दोस्तों जब हम रोज़ 12 बजे लंच करते हैं ना, तो उसी टाइम हमारा ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है ना, उस टाइम हमारा ये HCl को निकालने लग जाती है हमारे शरीर में, पेट में से। तो जिसमें क्या होता है ना, तो उसमें क्या होता है ना दोस्तों, तो कुछ दिन देखो रोज़ हम लोग 12 बजे खाना खाते हैं, तो क्या होता है रोज़ वहाँ से बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से रोज़ उतने बजे हमारा HCl का श्रावण होने लग जाता है। और उसमें क्या होता है ना, तो HCl हमारे पेट में आता है। तो देखो दोस्तों हमारा जो स्टोमक क्या होता है ना, उसमें से मतलब जो जैसे 12 बजने वाला है उससे 25 से 30 मिनट पहले हमारा ये HCl का स्राव करने लग जाती है ऑक्जेंटिक सेल ना, उसमें से करने लगती है। तो निकलते हैं और पूरे अमाशय में फैल जाता है। ये HCl पूरे अमाशय में फैल जाता है। और अच्छा देखो अब हमें भूख का एहसास होने लग जाता है। तो जैसे HCl निकलते फैलते जाता है, हमारी भूख बढ़ती जाती है। लेकिन आपने क्या किया, आपने आज 12 बजे खाना नहीं खाया, और आपने 12 बजे खाना नहीं खाया, बचा नहीं था, या फिर मतलब कोई कारण से, या फिर आप घूमने चले गए, कहीं मूवी देख रहे हैं, किसी वजह से आपने खाना नहीं खाया। तो अब क्या होगा पता है,
तो अब HCl तो इंतजार कर रहा है कि अब खाना है, अब खाना है, अब खाना है, अब खाना आएगा। तो उसको क्या पता कि आप तो बेवफा हो, उसको पता ही नहीं कि आप बेवफा हो और आज खाना नहीं खाओगे और आपने खाना नहीं खाया। तो अब वो HCl जो लीकेज है ना इस म्यूसिन परत पे, ये इस पर जमा हो जाएगा, इस पर ऊपर ऊपर यहाँ पे बैठ जाएगा। अब HCl क्या करता है, इस म्यूसिन की परत को नुकसान पहुँचाना चाहता है, लेकिन ये तो ठहरा एवेंजर, क्योंकि म्यूसिन ये तो म्यूसिन है ना, ये म्यूसिन से लड़ता है। नहीं, ये म्यूसिन है ना जो HCl से लड़ता है और कहता है कि यार खाना जल्दी भेजो यार, ये HCl अपना काम करे वरना ये हमको मार रहा है, ये म्यूसिन कहता है ऐसे। लेकिन आपने खाना नहीं खाया, चलो कोई बात नहीं। अगले दिन फिर से टाइम से खाना नहीं खाया, ये अगले दिन फिर से टाइम से खाना नहीं खाया, अगले दिन फिर से आपने टाइम से खाना नहीं खाया, फिर अगले दिन आपने 11 बजे खाना खा लिया, फिर दूसरे अगले दिन 2 बजे खाना खा लिया, फिर उसके अगले दिन 3 बजे खाना खा लिया, उसके अगले दिन 10 बजे खाना खा लिया। तो उस क्या ये क्या कर रहे हो आप, पेट के साथ तमाशा कर रहे हो क्या? मतलब आपकी टाइमिंग फिट नहीं है कि यार कभी इस दिन कभी 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 कितने बजे खा रहे हो, कभी कुछ कितने बजे खा रहे हो। तो आप इतने बजे शेड्यूल में जी रहे हो, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो कि आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहे हो। आपको अपने शरीर का जिस दिन ध्यान नहीं होगा ना, तो पता है क्या होगा, आप बार बार HCl निकलता है, हर रोज़ HCl निकलेगा, म्यूसिन से लड़ेगा। एवेंजर है, ये एवेंजर है, तगड़ा इतना भी हीरो नहीं है, एवेंजर है। तो फिर पता क्या होता है, बूढ़ा हो जाएगा ये, रोज़ रोज़ अगर लड़ेगा ये म्यूसिन तो ये बूढ़ा हो जाएगा और किसी ना किसी दिन ये भी मर जाएगा। मतलब म्यूसिन परत को ये HCl पूरा काट देगा, ऐसे होता है। तो हम देखो, जब ये म्यूसिन की परत जब काटता है ना ये HCl, तो पता है हमारे शरीर में ये ऐसे काटता है, तो हम लोग कहते हैं कि यार क्या कहते हैं, एक ऐसे कचोटने की लगता है ना, ऐसे जब वो काट रहा है HCl म्यूसिन की परत को काट रहा है, तो हमें लगता है यार ये कुछ काट रहा है यार, या फिर ऐसा लगता है कि जैसे चूहे कूद रहे हैं। ये चूहे हुए कुछ नहीं कूदते हैं हमारे शरीर में, ये इसी की वजह से होता है। ये HCl म्यूसिन की परत को काट रहा है और ये हमें ऐसा लगता है जैसे कुछ कचोट रहा है। अगर आप इसको बचाना चाहते हैं ना इस परत को, तो उस टाइम आप पानी पी लो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा पानी पी लो तो थोड़ा बच जाएगा, थोड़ा बच जाएगी ये परत। लेकिन आदमी मानते क्या है यार, कमाने के आगे अमाशय की लेयर फट रही है, फटने दो, ये मानते ही नहीं है यार कि दूसरा अमाशय खरीद लेंगे। ये तो आदमी की मेंटेलिटी है, लेकिन आदमी टाइम से खाना खाता नहीं है। तो देखो, तो फिर क्या होता है ना इसमें, अगर रोज़ टाइम से खाना नहीं खाएंगे ना, तो ये म्यूसिन की परत एक दिन ख़त्म हो जाएगी। और जब म्यूसिन की लेयर कट जाती है ना, जब ये पूरी, तब क्या होता है, तब हमारे पेट में बनती है गैस। ये म्यूसिन की लेयर जब कट जाएगी ना, तो गैस बनने लग जाएगी हमारे शरीर में। और देखो, तो आपने सुना होगा ना कई लोगों को गैस की समस्या है कि गैस से परेशान है। और जब गैस ज़्यादा बन जाती है ना पेट में, तो वो सर में चढ़ जाता है और वो सर दर्द करवाने लगती है। तो देखो, जब गैस बनता है तब भी खतरा है। देखो, ये खतरा है ना, ये गैस बनता है तब तो हमारे शरीर में, पता है आपको, सब लोगों को पता होगा कि खतरा ही खतरा है। कितना बीमारियां पकड़ेंगी, कभी कुछ रहेगा ना हमारे शरीर में, रोग होते रहेंगे। तो देखो, अब झेलना ही पड़ेगा। जब अगर आपने ये म्यूसिन की परत कटवा दी, आप क्या होता है, आदमी दवाई खाते हैं, दवा खाओ, दवा खाते रहो। दवा खाने से कुछ नहीं होता, गैस को निकाल देता है दवाई, लेकिन ये इसको सही नहीं कर सकते। लेकिन पता है ये कैसे सही हो सकती है, आप अगर टाइम से खाना खाना शुरू कर दोगे ना, जैसे आज 12 बजे खाना खाया, कल भी 12 बजे, रोज़ अगर 12 बजे खाने का टाइम है आपका, जैसे अगर 1 बजे खाने की टाइम, तो रोज़ 1 बजे खाना खाओ, तो फिर तभी ये कोशिकाएँ अच्छी होंगी। इसे रोज़ सही से खाना खाओगे, ये HCl इतना हमला कर नहीं पाएगा ये म्यूसिन परत पे। और रोज़ खाना, मतलब रोज़ आपकी ये म्यूसिन परत की कोशिकाएँ ठीक होती रहेंगी और आपकी ये म्यूसिन परत सही हो जाएगी। और इसलिए कहते हैं, देखो दोस्तों, रोज़ सुबह गर्म पानी पीजिएगा, तो इससे क्या होता है ना, म्यूसिन की लेयर थोड़ी जल्दी बनती है। या फिर आप रोज़ सुबह गुनगुने पानी में शहद डाल के पीजिए, तो ये म्यूसिन की परत और जल्दी बनती है। तो बस इतनी सी बात है कि अगर म्यूसिन की परत है हमारे इसमें, तो ये एवेंजर लड़ते रहेगा HCl से और हमारे अमाशय को बचाते रहेगा, और हमारे उसमें पाचन की क्रिया सही होती रहेगी और गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। देखो, अब आपको बताओ, एक ये लिखा है इंडोक्राइन सेल, ये क्या है? देखो, एक ये होता है इंडोक्राइन सेल, ये पता है ये एक क्या करता है, ये एक
गोस्टन हार्मोन है, ये निकालती है, ये सेल, ये कोशिका इंटरक्राइन सेल, ये गोस्टन विशेष प्रकार का हार्मोन का स्राव करती है जो हमें भूख का आभास कराता है। और इसी को हम पता है क्या समझते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक, इसी को समझते हैं। ये पता है, यही गोस्टन हार्मोन हमें विशेष टाइम पे हमें खाने का आभास कराता है। देखो, जब भी हम भोजन को देखते हैं या फिर सूंघ रहे होते हैं या फिर स्वाद या फिर ले रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो पता है क्या होता है उसमें, तो मस्तिष्क में उपस्थित जो मेडुला है ना, मस्तिष्क में उपस्थित मेडुला है, ये एक्टिव हो जाता है। और जैसे भी एक्टिव हो जाते हैं तुरंत हमें गोस्टन हार्मोन का स्राव करते हैं और हमें भूख का एहसास होता है। इसलिए जब भी जैसे अच्छा खाना बनता है ना हमारे घर में, तो हमें एकदम भूख लगने लगती है। वो किसकी वजह से होता है पता है, यही गोस्टन हार्मोन की वजह जो कहाँ से निकलता है, मेडुला से, जो मस्तिष्क में उपस्थित मेडुला से। तो देखो इसलिए हम लोग को ये गोस्टन के हार्मोन्स की वजह से ही हमें भूख का एहसास होता है। दोस्तों, हम आगे और पढ़ते हैं, थोड़ा सा ही है बस। तो दोस्तों, इसी गोस्टन हार्मोन्स की वजह से हमें भूख का आभास होता है। जैसे किसी दुकान में हमने देख लिया कि अरे गुलाब जामुन बन रहा है, तो हमें भूख का एहसास होने लगता है। अरे समोसा है, तो हमें भूख का एहसास होने लगता है। इसी की वजह से होने लगता है, ये गोस्टन हार्मोन्स की वजह से, जो स्पेशली इंडोक्राइन सेल की वजह से होता है, जो मस्तिष्क में उपस्थित मेडुला से जो गोस्टन का स्राव करता है और हमें भूख का एहसास होता है। ये देखो, मैंने बताया था आपको जठर रस होता है, हमारे शरीर में जठर रस होता है। ये पता रोज़ कितना बनता है हमारे शरीर में, 1 से लेकर 3 लीटर तक जठर रस का स्राव होता है हमारे शरीर में, हमारे स्टोमक में, जो क्या करता है भोजन को क्या करता है, भोजन में पूरा मिल करके तैयार होता है और छोटे छोटे सूक्ष्म पदार्थों में तोड़ देता है। ये जठर रस हमारे शरीर मतलब सबको तोड़ देता है, प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, कुछ भी हो, ये छोटे छोटे उसमें काइम में तोड़ देता है। तोड़ने के बाद इसको, ये जो टूट जाता है ना, जो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है एकदम, तो वो उसको बोलते हैं काइम। ये काइम पता है सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। ये काइम जो होता है ना, सेमी लिक्विड, ये काइम जो होता है उसको सेमी लिक्विड फॉर्म में पहुंच जाता है, अर्धद्रव, इसको कहते हैं अर्धद्रव फॉर्मेट में पहुंच जाता है। इसे देखो देखो इस स्टोमक में पता है हमारा खाना 3 से 4 घंटे तक ये रहता है। हमारे में पता है कितनी देर तक खाना रहता है हमारा, 3 से 4 घंटे में। और फिर इसके बाद ये गेट कीपर था ना, जो पाइलोरिक छिद्र हमारा स्टोमक के नीचे मैंने दिखाया था आपको, ये दिखाया था आपको, ये जो पाइलोरिक छिद्र है ना, ये इसी के ये धीरे धीरे छोटी आंत में खाना चले जाता है। ये देखो, धीरे धीरे छोटी आंत में खाना चले जाता है यहीं से। देखो दोस्तों, अभी इसके बाद ये छोटी आंत जब खाना चले जाता है ना, तो अब उसके बाद हमारा मुलाकात होता है जैसे लीवर मतलब यकृत, पैंक्रियाज, इन चीज़ों से हम लोगों का अब मुलाकात होती है। अभी आपका दोस्तों ये स्टार्ट हुआ है चैप्टर, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो यहीं तक हम लोग का 50 से 60% तक ये खाना का पाचन हो जाता है। ये अमाशय तक हम लोग का यहाँ तक हो जाता है। देखो, अब मैं आगे आपको बताऊंगा जैसे लीवर के बारे में, वहाँ से एक रस निकलता है, जैसे पैंक्रियाज हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, इन चीज़ों से सबसे एक रस निकलता है। तो देखो, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं दोस्तों। आज हमने पढ़ा 50-60% तक पाचन यही अमाशय में हो जाता है दोस्तों। और आगे हमारे वीडियोज मैं बनाऊँगा दोस्तों, एकदम ज़बरदस्त वीडियो है। ऐसे ये हमारे शरीर में जो भी ज़रूरत होती है, मरम्मत होती है कोशिकाओं की, तो उन चीज़ों को देखा जाएगा दोस्तों, और रोगों के बारे में देखा जाएगा दोस्तों। आप बायोलॉजी को आप इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा, एकदम मस्त से पढ़ो, आपको बहुत अच्छा चैप्टर है दोस्तों। हर बार जानने का मौका नहीं मिलता है दोस्तों। मैं देखो बार कहता हूँ दोस्तों, ये हम लोग यहाँ पढ़ने नहीं आए, हम लोग को बहुत सारे सीखने आए हैं, जिससे हम जीवन को आसान और अच्छा बना सकें दोस्तों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। और मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं। थैंक यू दोस्तों।